ऑनलाइन जुडिशल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई विधि की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। इस अधिनियम के लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों यह अधिनियम लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी संवैधानिकता क्या है, इसमें संरक्षण अधिकारी कौन होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या अनुतोष प्रदान किए जाएंगे, कैसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, आवेदन हम किस न्यायालय पर करेंगे, कौन सा अधिकारी या कौन सा न्यायालय सक्षम होगा, कब किया जाएगा आवेदन और इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा में कौन कौन से कार्य आते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए बिना देर किए हम अधिनियम की शुरुआत करते हैं। इस अधिनियम की अगर हम संवैधानिकता की बात करें तो हम आर्टिकल 14 पे जाते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। वहाँ पे विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का खंड 3 इसका अपवाद बताती है, जो कहता है कि संसद चाहे तो महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष विधि बना सकती है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 के तहत ही इस अधिनियम को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर केवल महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है। यह अधिनियम केवल महिलाओं के लिए ही बना है। तो ये कहाँ से निकल के आता है? तो ये अनुच्छेद 15 के खंड 3 से निकल के आता है। ये हमने इसकी संवैधानिकता बहुत ही संक्षिप्त में देख ली। अब हम इसके अधिनियम पर आते हैं। तो जैसा कि हमने इसका नाम बताया कि यह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। 2005 यानी कि 2005 में यह अधिनियम लाया गया। इसमें टोटल अध्याय 5 हैं। 37 धाराओं में यह अधिनियम बटा हुआ है। इसका अधिनियम संख्या अगर हम देखते हैं तो 43 है। यह 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था, यानी कि इस दिन राष्ट्रपति की सहमति दी गई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य अगर हम देखते हैं कि इसका लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसमें उद्देशिका में अगर हम देखते हैं तो बताया गया है कि ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। यानी कि जो कुटुंब के भीतर महिलाएं रह रही हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है और वे उन हिंसा से पीड़ित हैं, तो उनके लिए यह अधिनियम लाया गया। यह भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। सबसे पहले अध्याय में आते हैं तो अध्याय 1 इसका प्रारंभिक ही बताता है, जिसमें धारा 1 सामान्यतः सभी विधियों में जो धारा 1 होती है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है। इसमें भी वही बताया गया कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा वह घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर पर पहले नहीं था, परंतु 31/10/2019 से अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, परंतु अब वह केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ गया, इसलिए अब सभी विधियां वहां पर भी लागू होंगी। या उस दिनांक को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो कौन सी दिनांक है? तो यह 17/10/2006 से लागू हुआ है। अगली धारा पर आते हैं। धारा 2 परिभाषा खंड है। इसमें कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के अंतर्गत जो पहली परिभाषा दी गई है वह व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा वो बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी
में है या रही है और जिसका अभी कथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है। जैसा कि हमने बताया कि यह अधिनियम केवल महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत सबसे पहले कोई महिला ही होगी, महिला आएगी। और महिला कैसी है? प्रत्यर्थी यानी कि विपक्षी, जिसने उसके विरुद्ध अपराध किया है। प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है, अभी रह रही है या पहले रही है, वह ऐसी शिकार महिला आती है। बी में देखते हैं तो बी में बालक बताया गया है कि बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और इसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है। तो कौन बालक होगा? जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा, और दत्तक पुत्र भी शामिल है इसमें, और सौतेला या पोषित बालक भी आता है। गा में प्रतिकर आदेश जो धारा 22 में बताया गया वो आएगा। अभिरक्षा का आदेश घा में बताया गया जो धारा 21 के अंतर्गत आता है। अंगा देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसमें घरेलू घटना सूचना बताया गया है कि घरेलू घटना सूचना से ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। चा में देखते हैं तो घरेलू नातेदारी बताया गया है से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता यानी कि ब्लड रिलेशन, विवाह द्वारा यानी कि वैवाहिक संबंध द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं। ये घरेलू नातेदारी की परिभाषा होगी। कौन कौन आते हैं? तो चाहे वो ब्लड रिलेटिव हो, चाहे मैरिटल उनका जो रिलेशन हो, या जो वैवाहिक हो, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी घरेलू नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। अब छा में देखते हैं तो घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का अर्थ बताया गया, इसमें इसकी परिभाषा नहीं बताई। इन्होंने बताया कि जो धारा 3 में बताया गया है वो घरेलू हिंसा की परिभाषा में आ गया। अभी उसके हम आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जा में दहेज बताया गया। दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज अधिनियम 1961 की धारा 2 में बताया गया, जो हम आपको बता चुके हैं कि कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसी संपत्ति आती है जो विवाह के समय या विवाह के पश्चात या विवाह के पूर्व एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो या देने का वचन दिया गया हो या देने का करार किया गया हो, तो ऐसी जो प्रतिभूति या रकम या राशि होगी वो दहेज की श्रेणी में आएगा। ये हम आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं। अगले हम देखते हैं तो अगली परिभाषा आती है मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत बताया गया कि मजिस्ट्रेट कौन होगा? तो बताया गया कि उस क्षेत्र पर जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है, जिसमें घरेलू हिंसा होना विकथित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। मजिस्ट्रेट की यहाँ परिभाषा दी गई, साथ साथ इसमें जुरिडिक्शन भी बता दिया गया कि जहाँ पे वह अस्थायी निवास करा व्यथित व्यक्ति, यानी कि कोई ऐसी पीड़ित महिला है जो टेम्परेरी वहाँ रह रही है या परमानेंट है, ऐसी जगह पे रह रही है, तो उस स्थान का प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। इस खंड में ये बताया गया। यहाँ में चिकित्सीय सुविधा बताया गया। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाती है। टाम में आर्थिक अनुतोष से ऐसा प्रतिकार विपरीत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा। ये आर्थिक अनुतोष होता है कि सुनवाई के दौरान या किसी प्रक्रम पर आर्थिक अनुतोष देने का आदेश मजिस्ट्रेट कर सकता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं तो ढा पे आते हैं। संरक्षण अधिकारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसमें बताया गया कि धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई ऐसा अधिकारी है तो वो संरक्षण अधिकारी की परिभाषा में आता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं तो था परिभाषा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यर्थी यानी कि रेस्पोंडेंट कौन होगा? तो प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है
यहाँ विपक्षी की परिभाषा कहा गया, लेकिन इस घरेलू हिंसा के अंतर्गत विपक्षी को विपक्षी ना कह करके प्रत्यर्थी या रेस्पोंडेंट कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो सबसे पहले वयस्क होना चाहिए और वह घरेलू नातेदारी में है या रह रहा है जिसके विरुद्ध व्यक्ति ने या अधिनियम के अधीन अनुतोष चाहा है, परंतु यह कि व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। यहाँ पे बताया गया है कि व्यथित पत्नी भी हो सकती है, जो पीड़िता है वो पत्नी हो सकती है, या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदार में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकती है, ये बताएगा। अगली परिभाषा देखते हैं तो साझी गृहस्थी काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसमें बताया गया कि ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है साझी गृहस्थी जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, पीड़िता रह रही है या रहता है, या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तता स्वामित्व या किराएदारी में है या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, ऐसे सदस्य हैं। आश्रय गृह में कोई ऐसे आश्रय गृह विपरीत है जिसको इस अधिनियम के परिजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो इस अधिनियम की धारा 2 में बताई गई हैं उसको हमने देखा हुआ है। अब हम अगली धारा पे चलते हैं। अगली धारा हमारी धारा 3 है और अध्याय भी 2 हो गया है। अध्याय 2 घरेलू हिंसा। इसमें धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको बताने के लिए हम अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करें। हम अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।